अस्सलाम वालेकुम बुजुर्गों, दोस्तों और साथी नाजरीन। इस हफ्ते के फ़िक्र नज़र प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल है। यकीनन हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा रियासतें हैं, लेकिन बंगाल, झारखंड, गुजरात और मध्य प्रदेश में इस हफ्ते एक यकसानियत पाई गई। ये और बात है कि ये सब हिंदुस्तान की ही रियासतें हैं, लेकिन इसके अलावा जो फ़र्क है इनमें यह है कि गुजरात और मध्य प्रदेश में बीजेपी की हुकूमत है, जबकि दीगर बंगाल और झारखंड में जो हुकूमत है उसकी दुश्मन दिल्ली में बैठी हुई हुकूमत है। और यहाँ से ये ज़रूर हुआ है कि एक कोशिश ये हुई है कि रामनवमी के मौके पर जो फसाद की शक्ल इख्तियार की गई या जो हिंसा भड़काई गई या जो जुल्म व ज़्यादती की जो नंगा नाच हुआ है वहाँ पे, अगर उसको देखेंगे तो शायद ऐसा लग रहा कि उत्तर प्रदेश को छोड़कर मध्य प्रदेश से ये पैगाम देने की कोशिश की है कि अगर आप मुसलमान हैं तो ज़रा संभल के रहिए। हम राम के नाम पर नंगा नाच करेंगे या बहरहाल जो भी करेंगे, आपको खामोश बैठना है। शायद ये बताने की एक कोशिश रही। रहा सवाल बंगाल का और झारखंड का, यहाँ तो गैर बीजेपी हुकूमत है और गैर बीजेपी हुकूमत की दुश्मन कभी हुकूमत की जो बीजेपी दुश्मन हुकूमत है उसने है। लेकिन रामनवमी के दिन, मतलब राम की यौम पैदाइश मना रहे हैं आप, और इस तरह का जुल्म करते हैं कि मस्जिद पे आप चढ़ जाएंगे, मीनार को नुकसान कर देंगे और हम साबिर बने रहेंगे। क्या फार्मूला है ये तो समझ में नहीं आया। लेकिन हाँ, ये बात ज़रूर है कि जिस महफिल में सब्र आता है वहाँ से बेशुमार गुनाह भाग जाते हैं। ये एक मशहूर कहावत है। लेकिन मासूम गरीब मुसलमान के घर के सामने अगर आप आके मार देता हूँ, काट देता हूँ और इस किस्म के या नारे लगाएंगे, तो क्या घर वाले आप ये समझ रहे हैं कि सब खामोश बैठेंगे? अगर ये कहने पर भी खामोश होता है, ये कहाँ होता है और क्यों होता है, कब होता है, इसकी तो कोई मिसाल नहीं मिलती। लेकिन शायद किसी ने अगर घर से कुछ फेंक दिया है ताकि ये जो बलवाई हैं सामने घर के सामने बैठ के जो बदतमीज़ी कर रहे थे या बद कलामी कर रहे थे, वो आगे बढ़ जाएंगे। उसको अगर बढ़ाने के लिए कुछ फेंका भी गया है, जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि वहाँ से पत्थर आए या वहाँ से कुछ और फेंका गया, तो अगर फेंके भी हैं तो उनको बढ़ाने के लिए फेंके गए थे। शायद उस पर बुलडोज़र चलाना और घर तोड़ देना उन लोगों का। उम्र बीत जाती है घर बनाने में साहब, आप तरस नहीं खाते बस्तियाँ जलाने में, एक शायर ने ऐसा भी कहा है। वैसे गुजरात में इलेक्शन है इसी साल के आखिर में, और गुज़िश्ता का जो इलेक्शन हुआ था गुजरात में, वहाँ पे बीजेपी को सख्त मुकाबला हुआ था कांग्रेस से, और कांग्रेस करीब जीतते जीतते आकर कुछ करीब फासले पर ही अपनी दम तोड़ दिया था। लेकिन इस मर्तबा ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी में जिस तरह के इलेक्शन हो रहे हैं, खुद आम आदमी पार्टी का इंटरनल सर्वे ये बता रहा है कि आम आदमी पार्टी को तकरीबन 55 से 60 सीट मिलेंगे। तो अब ऐसा लग रहा है कि वहाँ पे गुजरात में मखलूत हुकूमत आ सकती है, और मखलूत हुकूमत को 2/3 अक्सरियत जीतने की हुकूमत बनाने के लिए मैं समझता हूँ कि बीजेपी के पास सिवाय हिंदू मुसलमान के कोई दूसरी चीज़ नहीं है। वैसे भी 2002 का जो गुजरात मॉडल था सबको याद है, वो भी बीजेपी की ही देन थी या नरेंद्र मोदी साहब की देन थी, जो मोदी साहब को चीफ मिनिस्टर की कुर्सी दिलाई थी। लेकिन यहाँ पर भी मंजर भोपाली का वो शेर याद आता जिसमें उन्होंने कहा था कि रंग लाता है लहू दोस्तों मजलूम का, हर हाल में हाल बुरा होता है जालिम का। अगर आप हर दौर की तारीख उठाकर देखें, जुल्म जब हद से गुज़रता है तो फना हो जाता है। तो मंजर भोपाली ने ऐसी अक्कासी की है, मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से जो जुल्म हो रहा है हर एतबार से कहीं ना कहीं कुछ हमारा काम रहो या ना रहो, हम उसमें मुलविस हों या उससे दूर के देखने वाले ही तमाशाई क्यों ना हो, पुलिस के डंडे बरसाए जा रहे हैं। हद तो ये है कि एक खुद साबिक़ा पुलिस डिपार्टमेंट के ही आदमी को आप मध्य प्रदेश में मार के उन्हें ओलों की बारिश करके उन्हें ज़ख्मी कर दिए हैं। तो समझ में नहीं आ रहा कि किधर जाएं, इसलिए कि वैसे मुसलमानों के बीच में नफ़रत का ये नंगा नाच मोदी साहब ने जो बीज डाला था वो आज बढ़ के हर जगह दिखाई दे रहा है, क्योंकि अब ऐसा लग रहा है कि कुछ और बाकी नहीं रहा है। इसलिए कि मुल्क जिस तरीके से बदतरीन माशी बहरान से गुज़र रहा है, और जिस दिन लोग इस बारे में बात करेंगे
یا पेट्रोल की कीमत पर ही बात करेंगे तो उस दिन ऐसा लग रहा है कि सांप की खटिया खड़ी होने वाली है। अगर अड़ोस पड़ोस की ही सियासत देखेंगे तो पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल में सियासी और माशी बहरान चल रहा है और हमारी हुकूमत भी कुछ ख़ास कंफर्टेबल नहीं है। अपनी परेशानी को दूर करने के लिए जो प्राइवेटाइजेशन का जो नारा दिया गया था, उस दरवाजे को बदल के अब एक नया दरवाज़ा खोला गया है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि जो सरकारी आराजियात हैं, जैसा कि रेलवे, डिफेंस, BSNL, MTNL और इसके अलावा जो स्टेट में हर जगह जो NMDC है, ये इन लोगों की जो आराजियात पूरे हिंदुस्तान भर में फैले हुए हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी नीलामी होने वाली है। सरकार आहिस्ता एक प्लान बना चुकी है जिसको आहिस्ता बेचने की तैयारी हुई। और एक चीज़ जो हुई है जिससे कि सरकार परेशान है, वो ये है कि GST कलेक्शन कम हो गया है। शायद इसीलिए कि लोग या अवाम, हिंदुस्तानी अवाम सोच समझकर अपने जेब में जितने पैसे वो सोचकर ही अपनी ख़रीदारी कर रहे हैं। इसीलिए GST की कमी हुई है या GST की जो उसूली में गिरावट आई है, इसीलिए हुकूमत परेशान है। तो अब नए नए चीज़ करने का एक एक फार्मूला बना के पेश कर रही है। खैर आगे एक 6 महीने साल भर में ही लोगों को, बल्कि भक्तों को ये मालूम हो जाएगा कि कौन सी ज़मीन बेची जा रही है, किस तरह आपको, भक्तों को, हिंदुस्तानी तो समझ चुका है कि किस तरह बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, लेकिन भक्त को अभी समझ में नहीं आ रहा है। वैसे भक्त की बात हुई तो एक और भक्त इस हफ्ते निकला, दुकान से गया था कुछ ख़रीदने के लिए, हल्दीराम का पैकेट ख़रीदा तो उस पर पीछे उर्दू दिख गया। उर्दू से परेशान हो गया गधा और बोलने लगा कि भाई हल्दीराम का जो पैकेट है ये आता हमारे घरों में आता है, जहाँ पे हम पूजा पाठ का जो खाने का जो भुजिया वुजिया होता है वो लाते हैं, और उस पे भी उर्दू लगा हुआ है। तो भक्त को ये मालूम होना चाहिए कि उर्दू ज़बान उतनी ही हिंदुस्तानी है जितने के संस्कृत और हिंदी है। अगरचे कि हिंदी फिल्मों में हिंदी नाम इस्तेमाल होता है या हिंदी के शब्द को इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन जो ज़बान बोली जाती है वो उर्दू ही है, ना कि हिंदी है। अगर हिंदी ज़्यादा, गाढ़ी हिंदी अगर ज़्यादा बोली जाए तो मैं समझता हूँ कि ये समझ में भी नहीं आने वाला है। अलबत्ता भक्तों का एक हीरो गुजरा है तारीख़ में, सावरकर। असल नाम तो VD सावरकर था, विनोद दामोदर सावरकर था, लेकिन वीर सावरकर कहते हैं, जिसने अंग्रेज़ों से कई बार अपनी बेगुनाही के लिए सॉरी कहकर अपनी चिट्ठी, अर्जी, दरख्वास्त डाली थी, लेकिन अंग्रेज़ खामोश हो गए थे। खैर भक्त आजकल उसे हीरो मानते हैं। तो सावरकर ने भी अपनी जो डायरी लिखी थी वो उर्दू ज़बान में ही लिखी थी। अगर भक्त आपका हीरो है तो फिर उर्दू ज़बान वहाँ पे क्या करी थी भक्त के पास? ये डायरी भी कोई मुसलमान के घर में नहीं है। ये डायरी अंडमान निकोबार में जो जेल के जो म्यूज़ियम है वहाँ पे रखी हुई है। खैर हिंदी और उर्दू की बात यह है कि हिंदी उर्दू मिल के ही हिंदुस्तानी होती है, जो आम आदमियों को समझ में आती है। इसीलिए शायद अब जो लेटेस्ट फिगर्स आए हैं उसमें ये कहा जा रहा है कि हिंदुस्तान भर में तकरीबन 52 करोड़ लोग हैं जो हिंदुस्तानी बोलते हैं, और यही तादाद 1971 में 20 करोड़ थी, आज 52 करोड़ तक पहुंच गई है। तो हिंदी और उर्दू को मिलाकर ही ये 52 करोड़ हुए हैं। बांग्ला जो भी मशहूर ज़बान है, जो हिंदुस्तान भर के 8% आबादी बांग्ला बोलती है, 8% आबादी तेलुगु बोलती है और 7% आबादी मराठी बोलती है। तमिल जो सबसे पुरानी ज़बान है साउथ इंडिया की, वो भी तकरीबन 7% लोग वहाँ पे तमिल बात करते, आज हिंदुस्तान भर में बात करते हैं। खैर ज़बान का क्या है, ज़बान तो हिंदुस्तान में ये कहा जाता है कि तकरीबन 2000 ज़बानें हैं और डायलेक्ट्स हैं, जिसको मिला के जो तलफ़ुज़ का जो डिफरेंस आता है उसमें देखेंगे तो तकरीबन 2000 ज़बानें हिंदुस्तान में रहती हैं, बसती हैं, बोली जाती हैं, और यही हिंदुस्तान की खूबसूरती है। वैसे भी कहा जाता है कि कामयाब लोग अपने फ़ैसले से दुनिया बदलते हैं और नाकाम या कमज़ोर लोग दुनिया से डर कर अपना फ़ैसला बदलते हैं। अब हिंदुस्तानी हुकूमत ये कोशिश कर रही है कि हिंदी को पूरे हिंदुस्तान में राइज करने की। शायद 2024 का कुछ एक नया फार्मूला है जो इम्प्लीमेंट करने की कोशिश हो रही है। अगर ज़बरदस्ती हिंदी पूरे हिंदुस्तान में मुसलत करने की कोशिश करेंगे तो एक बार साउथ इंडिया में, बल्कि तमिलनाडु में हिंदी एजिटेशन हुआ था, जहाँ पे हिंदी ज़बान को बाइकआउट किया गया था। लेकिन आज मुल्क की हालत मैंने समझता कि ऐसी है कि कोई भी एजिटेशन को झेल सके। वैसे हिंदुस्तान की 140 करोड़ की आबादी में आज भी तकरीबन कहा जाता है कि 55 से 58 या 58 से 60 करोड़ के करीब लोग ऐसे हैं जो सिर्फ रोज़ाना 35 रुपए कमाते हैं।
تو انہیں ایک وقت کا کھانا ملتا ہے، باقی کے 2 وقت کے لیے وہ یا تو بھوکے سو جاتے ہیں یا پھر کچھ اور کوشش کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ لیکن آج بھی ایک جس قسم سے یہاں پہ مسلمان کو لے کر ٹارگٹ کیا جا رہا ہے یا ہندی کو لے کر ایک قسم سے ایک نئی بے چینی پھیلانے کی کوشش ہو رہی ہے، میں صرف یہ بات کہہ کے چلے جاؤں، آخری بات کہوں گا کہ آج بھی تقریباً 6.5 لاکھ کروڑ روپے ہندوستان کو بیرون ملک سے آتے ہیں، جس میں آدھے 3 لاکھ کروڑ عرب دنیا سے آتے ہیں، اور تقریباً 23% یا 1 لاکھ کروڑ کے قریب امریکہ سے آتے ہیں، اس کا 3% ہی یو کے سے آتے ہیں۔ لیکن آج بھی جو آمدنی عرب دنیا سے ہندوستان کو ڈالر کی شکل میں آتی ہے وہ 3.5 لاکھ کروڑ ہے۔ اگر آپ ہندو مسلمان کرتے رہیں گے اور مسلمانوں پہ اس طریقے کا ظلم و بربریت اگر کرتے رہیں گے تو صرف جیسا کویت میں، اب کویت کے رکن پارلیمنٹ نے جس طرح ایسے عمل پر اعتراض جتایا ہے، یہ کل بڑھ کے اگر یو اے ای کو چلے جائیں گا اور سعودی عرب، عمان، قطر کی طرف چلے جائیں گا تو آپ یہ سوچئے کہ کیا ہندوستانی حکومت 3.5 لاکھ کروڑ کی بیرونی زر مبادلہ جو آتا ہے وہ اس پر اگر پابندی لگتی ہے تو کیا وہ آپ جھیل سکیں گے؟ یہ ایک ایسی بات ہے جو سوچنا چاہیے۔ اور کیا ہوتا یہ پتہ نہیں کہ وزیر اعظم کی کرسی پہ جو بیٹھتا ہے اس کا منہ بند ہو جاتا ہے۔ جب ڈاکٹر منموہن سنگھ وزیر اعظم تھے تو اپوزیشن پارٹی بی جے پی یہ کہتی تھی کہ وزیر اعظم کے منہ میں زبان نہیں ہے، لیکن آج مودی صاحب جو اتنی بڑی بڑی تقریر کرتے ہیں وہ بھی کرسی پہ بیٹھتے ہیں اور مسلمانوں پہ ظلم زیادتی ہوتی ہے، مارا جا رہا ہے، توڑا جا رہا ہے، ان کے گھروں کو برباد کیا جا رہا ہے، وہ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کو اس کا نوٹ لینا چاہیے، اس لیے کہ اب عدالت ہی ایک واحد راستہ رہ گیا ہے مسلمانوں کے لیے، بلکہ ہر عام امن پسند ہندوستانی کے لیے جو سپریم کورٹ سے امید رکھ سکتے ہیں، یہ سیاسی لیڈروں سے نہیں رکھ سکتے۔ تو سپریم کورٹ سو موٹو کیس رجسٹر کر کے اس پہ ایکشن لینا چاہیے۔ اپنی بات کو ختم کرنے سے پہلے ایک اور بات کہہ کے ختم کر دوں گا کہ دلی میں جو دھرم سنسد ہوا تھا اس میں جو زہر افشانی ہوئی تھی اس کے اوپر سبھی لوگ، پورا ہندوستان دیکھا کہ کس طرح زہر افشانی ہوئی تھی، لیکن دلی پولیس یہ حلف نامہ سپریم کورٹ میں داخل کرتی ہے، سپریم کورٹ کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ ہم نے کوئی ایسی زہر آلود بات یا نفرت انگیز تقریر نہیں سنی۔ آگے وقت ہی بتائے گا کہ کس طرح ہندوستان کس کروٹ لے گا اور کس طرح بدلے گا، لیکن میں اپنی بات کو اسی ہفتے یہاں پہ ختم کرتا ہوں۔ انشاءاللہ آئندہ ہفتے پھر ملاقات ہوگی، پھر بات ہوگی۔ شکریہ، خدا حافظ۔